इजराइल, अमेरिका और मिडिल ईस्ट के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो नहीं चाहते कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर देश बने, लेकिन ईरान ने उस तरफ कदम बढ़ा दिए और कहा ऐसा जा रहा है, मतलब बहुत सक्सेसफुली, कि ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया है। इतना उसके पास यूरेनियम है जिससे कि वो 15 न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बना सके। यही कारण रहा कि 13 जून की रात को हमला किया गया इजराइल के द्वारा ईरान के 6 ठिकानों पर, जिसमें से 4 न्यूक्लियर संयंत्र थे जहां उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था, जहां उसका न्यूक्लियर जो यूरेनियम है, यूरेनियम एनरिचमेंट का काम चल रहा था। लेकिन अब ईरान बदला कैसे लेगा, वो बड़ा सवाल है। इसी बीच खबर निकल कर आई कि ईरान के पास इजराइल के जो 7 परमाणु ठिकाने हैं उनकी जानकारियां हैं। यह रिपोर्ट लीक कैसे हुई, कैसे ईरान के पास ये जानकारी पहुंची और क्या वाकई में ईरान के पास इजराइल के परमाणु ठिकानों की जानकारी है, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या वाकई में यह खबर जो है वो सही है सर? बिल्कुल नहीं, देखिए, अब ईरान का दावा है कि मेरे पास में इजराइल के सारे परमाणु ठिकानों की खबर है, जानकारी है। मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लगता है, क्योंकि मैं अगर ईरान के पिछले बयानों को देखूं तो ईरान के जो खामनेई साहब हैं, जो सुप्रीम लीडर हैं, उनका कहना पहले ये रहा है कि इजराइल के पास ईरान के सारी जितनी भी खुफिया इंफॉर्मेशन है वो इजराइल के पास सारी है, और ईरान के अंदर हर तीसरा बंदा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो सब आपके क्या हैं, इजराइल के जासूस हैं। ये दावा ईरान कर रहा था इजराइल की ओर से कि हमारे यहाँ पर क्या है, स्पाई बहुत बड़ी मात्रा में हो रहे हैं। लेकिन बात ये उठता है कि क्या इजराइल के अंदर भी ईरान स्पाई कर पा रहा है? मुझे नहीं लग रहा है। अगर ऐसा करवा रहा होता तो आप सोचिए, जो ये अटैक हुआ, ये अटैक कितना बड़ा हो पाता। मैं नहीं मानता कि इतनी भारी मात्रा में इतना मैसिव अटैक कर पाता इजराइल। ये कहीं ना कहीं ईरान की इन्फॉर्मेशन लीक हुई और ईरान को पता नहीं चला। और दूसरी बात क्या है, रिवोल्यूशनरी गार्ड का चीफ मारा गया। आप सोचिए, रिवोल्यूशनरी गार्ड का कमांडर का मारा जाना पहले ही अटैक में। ये बात कुछ ऐसी है कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया तो पहले ही हम मुल्ला मुनीर को ठोक देते, पहले दिन ही, पहले ही अटैक में। तो ये वैसी कहानी आपकी हुई है। क्या इतनी बड़ी घटना अगर वाकई में ईरान के स्पाई है इजराइल के अंदर, तो क्या संभव थी? मैं मानने को उसको तैयार नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो ये ईरान बात कर रहा है वो कहीं ना कहीं अपनी पब्लिक को या दुनिया के सामने बात रखने के लिए कह रहा है। मुझे ऐसा उम्मीद कम है। आपने सर एक बात कही कि ईरान का जो गवर्नमेंट सर्विस है उसमें हर तीसरा व्यक्ति इजराइल के लिए जासूसी करता है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये मैं, अभिषेक जी, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद खामनेई साहब ने 2 या 3 साल पहले अपने इंटरव्यू में कही थी कि हमारे यहाँ पर इजराइल इतना ज्यादा घुसपैठ कर चुका है। तो ऐसे तो किसी भी देश का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा जी। अच्छा, अब ईरान किस तरीके से बदला लेगा? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें कुछ नाम भी हैं न्यूक्लियर ठिकानों के: नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, डिमोना, एलाबून, कफर जोखारोया, नहाल सोरेक, योदफा, तिरोश, रफेल। देखो अभिषेक जी, अब ये जो नाम आए हैं, ये नाम कोई ऐसी बात तो है नहीं। देखिए, अब हमारे यहाँ भी आप देखिए, कुछ ठिकाने तो बहुत पब्लिक के लिए हमारे यहाँ पर, जहाँ पे कुछ एटॉमिक प्रोग्राम कह लीजिए, मिसाइल प्रोग्राम कह लीजिए। क्या भारत के DRDO का जो ऑफिस है, क्या सबको पता नहीं होगा? दिल्ली में तो पब्लिक को पता होता है भाई कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे ठिकाने होते हैं, पता होते हैं। लेकिन बात है कि जहाँ पर रियलिटी में रखे होंगे, क्या उनकी जानकारी है? देखिए, कुछ ऑफिस होते हैं जो एटॉमिक प्रोग्राम से जुड़े हुए ऑफिस होते हैं, उनकी जानकारी पब्लिक पे, आप गूगल पर डाल लीजिए, पहले से आपको मिल जाएंगी जानकारी। तो इसमें ईरान ने क्या जानकारी दे दी है? मैं भी एक आर्टिकल देख रहा था, 2022 का आर्टिकल है, उसमें ये सारे नाम ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो अभी कौन सा इन्फॉर्मेशन सामने आ गई? अच्छा, यही बात अगर इजराइल के ऊपर लागू करें, जिन 4 न्यूक्लियर प्रोग्राम जहां चल रहे थे ईरान के, वहां जो हमला किया है, क्या पता वहां चल रहे थे, नहीं चल रहे थे, वहां कुछ था भी या नहीं था, या फिर ऐसे हमला कर दिया? अब ये भी पॉसिबिलिटीज है जो आपने कहा भाई, ये भी एक बात निकलती है। लेकिन अगर वाकई में ऐसे हमला कर दिया और बगैर इसके किया, तो इजराइल का कौन सा मोटिव होगा? देखिए, इजराइल का मोटिव क्या है? इजराइल का मोटिव सिंपल सा यही है कि मेरे को ईरान का एटॉमिक वेपन नहीं बनाने देना है।
क्योंकि उसका एटॉमिक वेपन बना तो इसका मतलब पूरे वेस्ट एशिया का जो इक्वेशन है, शक्ति संतुलन, वो बिगड़ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इजराइल की सिक्योरिटी को सीधा थ्रेट्स है। हो सकता है वो न्यूक्लियर वेपन हिजबुल्लाह को दे दिया जाए, ना कि ईरान खुद यूज करे। और हिजबुल्लाह के पास आता है, हुतीस के पास आता है, तो इनके ऊपर अगर इनके द्वारा अटैक किया जाएगा तो इजराइल बदले में कार्रवाई कहां पर करेगा, एक्शन कहां पर करेगा। और देखिए अभिषेक जी, यहाँ पर एक बड़ी बात और निकल कर आ रही है। यही अमेरिका कह रहा है ना कि मैं इस वॉर में बाहर हूं, मैं इस वॉर के अंदर नहीं हूं, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मुझे लगता है कि अमेरिका ने पहले से ही ये बात तैयारी कर ली थी और पाकिस्तान को अपने फेवर में लिया है। ये बात लोग समझ नहीं रहे थे। उसने क्या किया है, पाकिस्तान को पहले ही फेवर में लिया है, यानी कि कल को अगर ईरान के साथ लंबी लड़ाई लड़नी पड़ जाए तो पाकिस्तान के जो ठिकाने हैं, चाहे वो नूर खान एयरबेस हो, तमाम तरह के बेस हो, उनको हम यूज करें। इसीलिए मुल्ला मुनीर को बुलाया गया, कहां पर? परेड में नहीं बुलाया गया सर, वो फर्जी खबर थी, वो पाकिस्तानियों ने फर्जी खबर फैलाई थी। चलिए मैं तब भी कहता हूं, अगर फैलाई भी है तो भी आप सोचिए भाई, हम देखें पूरा पाकिस्तान और भारत के जो कॉन्फ्लिक्ट में है, उस कॉन्फ्लिक्ट में भी तो बड़ी बात है ना। बिल्कुल, भारत पाकिस्तान को समान खड़े कर देना, वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। समान खड़ा कर देना ये कम बात है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अमेरिका की पहले से ही स्ट्रैटेजी थी। आज अमेरिका कर क्यों रहा है? अमेरिका इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका के बहुत ज्यादा क्या है, इन्वेस्टमेंट है वेस्ट एशिया के अंदर, और वेस्ट एशिया भी अमेरिका के अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसको ये लग रहा है कि अगर यहाँ पर मेरा इन्वॉल्वमेंट आ गया तो हो सकता है कि फिर ईरान के हमले इजराइल पर तो बाद में हो, पहले सऊदी, यूएई, कतर में जो अमेरिकी ठिकाने पहले उन पर अटैक होना कर दे। अच्छा, ईरान इतनी हिम्मत रखता है कि अमेरिका के ठिकानों पर हमले करे? नहीं, देखिए आप बात समझिए, ईरान है, इजराइल है, यूक्रेन है, ये अपने दम पे थोड़ी ना होते हैं। आप इस बैक की बात समझिए। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अब जिस तरीके से दुनिया ने हाल देखा है यूक्रेन का, भले ही पीछे अमेरिका था, लेकिन यूक्रेन तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, आधा यूक्रेन रशिया के कब्जे में चला गया। अब क्या ईरान रशिया और चाइना को पीछे लेकर इस तरीके का प्रॉक्सी बनेगा, रशिया चाइना का? देखिए, ईरान का जो प्राथमिक की बात थी, आपने कहा आधा रशिया यूक्रेन के पास चला गया, लेकिन क्या यूक्रेन ने भी घुटने टेके? नहीं टेके। और यूक्रेन में कितना पैसा लग चुका है आपको पता है? वेस्ट का बिलियंस। हाँ, लगभग $500 बिलियन। अब सोचिए 500 बिलियन मतलब पाकिस्तानी देश की पूरी अर्थव्यवस्था, उतना खर्च हो चुका है, लेकिन वो अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्यों दे रही है दुनिया यूक्रेन को उतना पैसा? क्योंकि उसके पास रेयर अर्थ मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं। तो बस अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है जहां पे गिव एंड टेक करना हो। अब ईरान के ऊपर जब ये अटैक हुआ, देखिए एक बात समझिएगा, हम जब एक बात बोलते हैं नेशनल इंटरेस्ट, तो नेशनल इंटरेस्ट में एक मेन बात होती है प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट। जब हम प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इसमें यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और सोवरेंटी सबसे ज्यादा प्राथमिक होता है किसी भी देश के लिए। और वही अगर आपके ताक पे लग जाए, आपके दाव पे लग जाए, तो कोई भी देश आपको सफर नहीं कर पाएगा। अब ईरान के ऊपर क्या ये हमले होना, तो ये तो सीधा सीधा ईरान की सोवरेंटी को चुनौती है। ऐसे में तो ईरान अगर बहुत बड़े समझदारी दिखाने की बात भी करे तो भी क्या होगा, ये स्थिति वो है कि कोई भी ईरान को मार के चला जाए। अच्छा सर, एक मोटी सी लकीर अगर मैं खींचूं कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो गया, उससे बदलेगा क्या दुनिया में? पाकिस्तान के पास में जो आप देखते हैं, जो पूरा आपका वेस्ट ब्लॉक में, देखिए एटॉमिक वेपन कहीं भी होगा। अब एटॉमिक वेपन एक डिटरेंस का काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिटरेंस। हालांकि भारत पहला देश है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में इस डिटरेंस को फेल कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि एटॉमिक वेपन भी कोई ऐसी बात नहीं है। ये माना जाता है कि अगर मेरे पास में एटॉमिक वेपन है तो कोई देश मुल्क पर हमला नहीं करेगा, उसको डर ये रहता है कि इसके पास एटॉमिक वेपन है। लेकिन एटॉमिक वेपन अगर आपके पास में है तो दूसरे के पास भी एटॉमिक वेपन है।
ये एटॉमिक वेपन का यूज कोई भी देश तभी करेगा कि जब वो ये मान ले कि मैं अपना पिंडदान कर रहा हूं, मैं तो मरने वाला हूं लेकिन मैं तुझे मारूंगा। उस स्थिति में कोई भी देश एटॉमिक वेपन का यूज करेगा। लेकिन मैं मानता हूं कि वो स्थिति किसी देश में आने वाली नहीं है। हर किसी को अपनी जिंदगी प्यारी होती है। तो जो ये एक फेमोनी है ना, एक बना लिया गया था कि नहीं, एक फेमेनिया बना लिया गया था कि नहीं, हमारे पास अगर एटॉमिक वेपन होगा तो हम प्रिजर्व, हम सेव है, हमें कोई छूने वाला नहीं है। वो हमने भ्रम तोड़ दिया है। ठीक है। ईरान अगर एटॉमिक वेपन बना लेगा तो इस्लामिक वर्ल्ड में केवल एक ही देश है जिसके पास एटॉमिक वेपन है, वो पाकिस्तान। उसके बाद ईरान होगा। ठीक है। अच्छा सर, एक बात बताइए, अमेरिका जैसा देश जिसके जी एक मिनट लास्ट बोल दूं। देखिए क्या था कि जब से अमेरिका ने इराक को खत्म किया 2006 से, तो उसके बाद से ईरान ने बात जानता है पहले से 1979 से ही कि इराक को खत्म कर चुका है अमेरिका, अगला नंबर मेरा है। तो ईरान इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि अगर मैं एटॉमिक वेपन बना लेता हूं तो मेरी सिक्योरिटी की फिर भी एक आश्वासन रहेगा, इराक जैसा हाल मेरा नहीं होगा। इसलिए ईरान बहुत ज्यादा बेचैन है। लेकिन इजराइल को लगता है कि ईरान एटॉमिक वेपन बनाता है, एक दो मिसाइल भी उसने अगर हिजबुल्ला या हूती या किसी और ग्रुप को दे दी तो मेरे लिए सीधा सीधा थ्रेट्स की स्थिति है, क्योंकि ईरान ऐसा कर सकता है, यूज करवा सकता है अपने प्रॉक्सी के माध्यम से। अच्छा, एक भी मिसाइल अगर परमाणु की गिर गई इजराइल के अंदर तो मतलब इजराइल तो खत्म हो जाएगा, इजराइल के पास तो बचेगा कुछ नहीं। नहीं, देखिए आप क्या सोच रहे हैं कि एक ही मिसाइल से एक पूरा देश खत्म हो जाता है? अरे कितना है, कितना सा देश, छोटा सा देश, 1 करोड़ की आबादी। हाँ, 1 करोड़ की आबादी है। तो बात यह है कितनी कैपेसिटी का आप यूज करते हैं, कितनी उसका वेट है, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। उन्होंने दावा किया कि 2 टन का ले जा बना लिया हमने, 2 टन तो आसपास के देशों को भी खत्म कर देगा। नहीं, देखिए अब हम हिरोशिमा नागासाकी, देखिए एक्चुअली इनकी बहुत सारी चीजें होती हैं। हम एटॉमिक वेपन भी कई कैटेगरी वाले होते हैं, कैसे वो यूज किए जाते हैं, किस घटनाक्रम से होंगे, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ कि एटॉमिक वेपन का यूज करना इज नॉट ए इजी टास्क। ये बहुत बड़ी बात होती है। जब व्यक्ति सोच ले मुझे मरना ही है तभी वो उसको यूज करेगा। पर दिक्कत क्या है, अगर ये टेररिस्ट ग्रुप्स के पास आ जाता है तो वहां पर दिक्कत हो सकती है, जिसको लेकर टेंशन इजराइल को हो सकती है। जी, तो मतलब आपका ऐसा कहना है, आपका ऐसा मानना है कि ईरान के पास इजरायली न्यूक्लियर ठिकानों की जानकारी नहीं है, वो वही जानकारी है जो आमतौर पर गूगल पर कोई भी सर्च कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बाकी अमेरिका की तरफ से मिडिल ईस्ट, जी कुछ कह रहे हैं सर? देखिए पहले से जो जानकारी है वो अगर आप दे रहे हैं पब्लिक में तो फिर तुम ये कहेंगे। और अभी देखते हैं ईरान का एक्शन क्या होता है। ईरान पर अगर जानकारी है तो ईरान अटैक करेगा, तो सामने खुल के ओपनली बात आ जाएगी। और मुझे इतना आसान लगता नहीं कि इजराइल की जानकारी होगी। ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी एक लाइन में चाहूंगा सर, ईरान जो बदलाव लेगा, हमला करेगा, वो जो हमला किया गया इजराइल के द्वारा, इससे बड़ा या फिर इसके जैसा ही कुछ? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि ईरान की इस समय इतनी ज़्यादा डिफेंस कैपेसिटी है कि वो इतना बड़ा हमला करे। छोटा मोटा हमला करेगा। अगर वो चाहेगा कि वॉर को मुझे एक्सेलरेट करना है तो बात अलग है, वो भी चीन रशिया चाहेंगे कि एक्सेलरेट करना है तो करेगा, पर वो अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए छोटा मोटा हमला करके शांत हो जाएगा। ठीक है सर। तो अभी इजराइल ने हमला किया है न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर, जो वहां न्यूक्लियर साइट्स थी उनके ऊपर, जिससे कि ईरान परमाणु हथियार ना बना सके। अब कितना कामयाब इजराइल हुआ, कितना नहीं हुआ। और अब ईरान ने हालांकि 100 ड्रोन्स दागे थे इजराइल के ऊपर, और दूरी लंबी है तो उनका क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या हुआ होगा, वो जानकारी अब तक निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन अगर बात करें सेना, ईरान के पास इजराइल से बड़ी सेना है। लेकिन अगर हवा के मामले में बात करें, जेट्स के मामले में बात करें तो इजराइल मजबूत है, मिसाइलों की बात करें तो ईरान मजबूत है। तो दोनों देश हल्के नहीं हैं। अब युद्ध एक्सेलरेट होता है या फिर रुक जाता है, यही इस तरीके की छोटी छोटी घटनाएं देखने को मिलती हैं, वो बड़ा सवाल रहेगा। बाकी सर बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, आपको ये विषय कैसा लगा और इस विषय पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।